हेलो डियर व्यूअर्स, हैप्पी दिवाली। तो फेस्टिव सीजन चल रहा है, सभी लोग अपने अपने तरीके से इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी अपने तरीके से इस त्यौहार को सेलिब्रेट करना चाहिए और हम लोगों को चाहिए कि हम पढ़कर सेलिब्रेट करें। तो काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो आ रहा है, तो वीडियो भी धमाकेदार होना चाहिए। तो एक इस फेस्टिव सीजन में एक नई सीरीज लेके आए हैं। सभी जो चैप्टर्स हैं इस सीरीज में हम पढ़ेंगे सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले। आइए शुरू करते हैं। आपका जो पहला चैप्टर है वो है वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। तो वैद्युत आवेश में जो पहला फॉर्मूला आपको मिलता है वो है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, और उसमें फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स N इंटू ई। कौन सा फॉर्मूला होता है? Q इक्वल्स N इंटू ई, जहां पे Q है पदार्थ पर आवेश या वस्तु पर आवेश, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और स्मॉल ई की जो वैल्यू होती है, स्मॉल ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ठीक है। अब इसमें जो दूसरा फॉर्मूला आता है, सेकंड फॉर्मूला, वो आता है कूलाम का नियम या कूलॉम्स लॉ। और कूलॉम्स लॉ क्या होता है? कूलॉम्स लॉ होता है F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल्स क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलॉम्स लॉ बताता है कोई भी दो बिंदु आवेश है, दोनों बिंदु आवेशों के बीच में कितना वैद्युत बल लगता है, उसका जो परिमाण होता है वो कूलॉम्स लॉ द्वारा निकालते हैं। जहां पे F है दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है, हम लिख के बता रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और Q1 और Q2 दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण है। ठीक है। और जो थर्ड वाला फॉर्मूला आता है, इसके बाद हम लोग कूलॉम्स लॉ के बाद कूलाम का सदिश स्वरूप आता है, और उसके बाद हम लोग जाते हैं वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला होता है E इक्वल्स F अपॉन Q नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स होता है F अपॉन Q नॉट। इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि F का मात्रक तो न्यूटन होता है, तो हमने बताया नहीं, इसका मात्रक न्यूटन होता था, और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। और जो फोर्थ फॉर्मूला आता है वो आता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होती है E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती, मात्रक वही, न्यूटन पर कूलाम। उसके बाद आता है फिफ्थ नंबर है वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? जब दो बिंदु आवेश होते हैं, दोनों समान परिमाण के हों, विपरीत प्रकृति के हों, एक दूसरे से पास पास रखे जाते हैं, तो एक निकाय की रचना करते हैं, उसको वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इसको P से दिखाते हैं। P इक्वल्स होता है Q इंटू 2L, जहां पे Q है चार्ज और 2L है दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है। और उसके बाद 6 नंबर फॉर्मूला आता है, वैद्युत द्विध्रुव हो गया, और वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण जो होता है, जब बलाघूर्ण कह दिया जाए, ठीक है, तो उसको टाउ से दिखाते हैं। टाउ इक्वल्स वो होता है PE साइन थीटा। टाउ इक्वल्स क्या होता है? PE साइन थीटा। ठीक है। अब 7th नंबर हमें यहां पे बताते हैं। 7th नंबर आपका यहीं पे बता दें, कोई दिक्कत नहीं। 7th यहाँ पे नहीं, यहीं पे बताई दे रही है। 7th नंबर आपका आता है, 7th नंबर होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अक्षीय स्थिति में होती है और निरक्षीय स्थिति में होती है। तो जो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होता है फॉर्मूला E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। और जो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये तो अक्षीय स्थिति में थी एक्सल पोजीशन पर, अब इक्वेटोरियल पर क्या होता है, अक्षीय स्थिति थी ये, ठीक है। और निरक्षीय स्थिति के लिए होता है E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। ये है निरक्षीय के लिए, ये किसके लिए है, निरक्षीय स्थिति के लिए, ठीक है। उसके बाद अब बताते हैं 9 नंबर है फॉर्मूला। तो ये तो एक चैप्टर के फॉर्मूले हो गए, एक चैप्टर के सारे फॉर्मूले, एक चैप्टर में लगभग यही फॉर्मूले आते हैं, फर्स्ट चैप्टर में यही फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। अब दूसरे चैप्टर का स्टार्ट होता है आवेश घनत्वों से। जो आवेश घनत्व होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, रेखीय आवेश घनत्व होता है, उसको दिखाते हैं लैम्डा से। लैम्डा इक्वल्स होता है dq/dl, ठीक है ये, और dq/dl इसका जो यूनिट है मात्रक है वो जाएगा कूलम पर मीटर। उसके बाद जो दूसरे टाइप की डेंसिटी होती है वो होती है पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको दिखाते हैं सिग्मा से। सिग्मा इक्वल्स होता है dq/dA, और जो इसका जो यूनिट है वो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। और जो थर्ड टाइप चार्ज डेंसिटी है उसको दिखाते हैं रो इक्वल्स dq/dV, और इसका जो यूनिट है वो हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। 9 नंबर ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। और इसके बाद इसके बाद आता है ये जो दूसरा चैप्टर फॉर्मूले चल रहे हैं, गॉस का नियम, वैद्युत फ्लक्स आता है, वैद्युत फ्लक्स को दिखाते हैं फाई E से, और फाई E इक्वल्स होता है क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट वेक्टर dA। जब इसी को खोलते हैं तो ये हो जाता है EDA cos थीटा, और यही जाके बनता है फाई E इक्वल्स, अगर पूरा क्षेत्रफल A हो, इंटीग्रेशन लग जाए इस पर, तो ये हो जाता है E इंटू A cos थीटा। फाई E इक्वल्स ये फॉर्मूला निकला, ठीक है। और ये तो रहा आपका वैद्युत फ्लक्स। और उसके बाद आता है सॉलिड एंगल या घन कोण। सॉलिड एंगल या घन कोण वो क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है dA cos θ/r²। इस वीडियो में हम सारे फॉर्मूले ही आपको समझा रहे हैं, ठीक है। 12 नंबर गॉसियस लॉ आता है, गॉस का नियम, ठीक है। जब गॉसियस लॉ की बात करते हैं, जब गॉस का नियम आता है तो गॉस का नियम कहता है कि फाई E कितना होना चाहिए, फाई E की होता है q/ε0। आप डिटेल में पढ़ देंगे, ये गॉसियस लॉ है, ठीक है। उसके बाद गॉसियस लॉ के एप्लीकेशन आते हैं। गॉसियस लॉ का गॉसियस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन है कि एक बहुत लंबा तार है, ठीक है। अब वो कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा। अनंत लंबाई के तार के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स ये एप्लीकेशन है गॉसियस लॉ का, E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस λ/r, 2 λ/r, जहां पे लैम्डा क्या है, लैम्डा ये रहा रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा इक्वल्स क्या था, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। अब नेक्स्ट जो था, नेक्स्ट गॉसियस लॉ का एप्लीकेशन की एक वो थी
अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। एक चादर है, अनंत विस्तार की है, ठीक है, और उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो उसके लिए E इक्वल्स होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल्स होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 15 नंबर आता है, एक मोटी प्लेट है, ठीक है, आवेशित चालक प्लेट है। अभी ये क्या थी, इसके लिए क्या था, एक चादर है अनंत विस्तार की। अब आ रही है प्लेट, थोड़ी मोटी है, उसके दो पृष्ठ हैं, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो उसके लिए होता है E इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप लोग कहोगे सिग्मा क्या है, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, तो सिग्मा इसमें इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला, ये जो सिग्मा है, ये देखो, ये सिग्मा, और ये सिग्मा था क्या, ये सिग्मा था पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। और 16 नंबर आता है कि दो प्लेटें थी, उनके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो भाई प्लेटों के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, दो प्लेटें हैं, ये देखो हल्का सा चित्र बना दे रहे हैं, दो प्लेटें, दोनों विपरीत आवेशित हैं, एक धन आवेशित है और दूसरी ऋण आवेशित है। दूसरी प्लेट कैसी है, ऋण आवेशित, ये देखो एक धन आवेशित थी, दूसरी ऋण आवेशित। अब दो पॉइंट हैं, एक है पॉइंट P और एक है पॉइंट P डैश, और जो पॉइंट P है वो दोनों प्लेटों के बीच में है, और जो पॉइंट P डैश है वो दोनों प्लेटों के बाहर है। तो जो दोनों प्लेटों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है यही E इक्वल्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और प्लेटों के बाहर जो E होती है वो होती है 0, ठीक है। और तो इस तरह से आपका ये टॉपिक भी खत्म, गॉसियस लॉ। उसके बाद अगला जो चैप्टर आता है, गॉस का नियम खत्म हो गया ना, और गॉस के नियम के बाद जो अगला चैप्टर है वो है वैद्युत विभव। अगला चैप्टर वैद्युत विभव, मतलब ये तो फर्स्ट चैप्टर था, और फर्स्ट चैप्टर कौन सा था, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश और कूलाम का नियम। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र लिख लो, वैद्युत आवेश वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। और जो दूसरा चैप्टर था, दूसरा वाला, वो था गॉस का नियम। दूसरा चैप्टर कौन सा था, गॉस का नियम, ठीक है। और जो थर्ड चैप्टर आता है, थर्ड चैप्टर होगा आपका वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। 16 नंबर तक हो गए थे, ठीक है। तो 17 नंबर क्या होगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। पहला फॉर्मूला कौन सा आता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो जो वैसे विभव का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स W अपॉन Q नॉट, और इसका जो मात्रक होता है इसका वोल्ट। मात्रक इसका क्या होता है, वोल्ट। मतलब एक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो किया गया कार्य होता है उसको विभव बोलते हैं, ठीक है। अब विभवांतर क्या होता है, इसी से मिलता जुलता विभवांतर, एक बिंदु आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाया जा रहा है, तो जो विभव अंतर आता है वो वैद्युत विभवांतर किया गया कार्य VA माइनस VB इक्वल्स W अपॉन Q नॉट। मात्रक इसका भी होगा वोल्ट। अब आगे चलते हैं 18 नंबर पे, फिर आता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव होता है वो होता है V इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और इसका भी मात्रक वोल्ट। आगे चलते हैं 19 नंबर पर। अब जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में पढ़ी थी, ऐसी जो विभव होगा वो भी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में। तो जो अक्षीय स्थिति में विभव होता है वो होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, ये है अक्षीय स्थिति में, ठीक है। और जो निरक्षीय स्थिति में होता है वो होता है V इक्वल्स 0 होता है, ये होता है निरक्षीय में। एक इसमें होता है निरक्षीय में। एक आती है व्यापक स्थिति, ठीक है, किसी भी बिंदु पर, तो वो होता है V इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन
आर स्क्वायर, पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद जो आता है वो आता है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जो विभव प्रवणता होती है वो होता है विभव परिवर्तन बटे में दूरी में परिवर्तन, डीवी अपॉन डी आर। ठीक है, इसी विभव प्रवणता को जब हम यूज करते हैं तो एक फॉर्मूला निकलता है, E इक्वल्स होता है माइनस डीवी अपॉन डी आर, यानी कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। इसी से फॉर्मूला निकलता है V अपॉन डी, बहुत यूज होता है, E इक्वल्स V अपॉन डी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। यह है निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर कई बिंदु आवेशों से मिलकर, अगर दो बिंदु आवेशों से निकाय मिलकर बना है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर निकाय कई बिंदु आवेशों से मिलकर बना है तो उसके लिए होगा U इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q1 प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब जितने भी आवेश हों इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, आगे फॉर्मूला कौन सा आता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है तो उसको घुमाने में कार्य कितना किया जाएगा। एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है और उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है उसको घुमाने में जो कार्य किया जाता है वो होता है W इक्वल्स PE 1 माइनस कॉस थीटा। W इक्वल्स क्या होता है, PE 1 माइनस कॉस थीटा। अब जो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, अब जब वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया, कार्य किया गया, वो उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस का PE कॉस थीटा। आगे चलते हैं 23rd नंबर। 23rd नंबर आता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण है और वो संतुलन की स्थिति में है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण है और वो संतुलन की स्थिति में है तो हो क्या जाएगा, वहां पे हो जाएगा जो भार बल होता है, जो उसका वेट होता है वो वैद्युत बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वैद्युत बल के। अब भार बल क्या होता है, M इंटू जी इक्वल्स वैद्युत बल क्या होता है, Q इंटू E। ठीक है, और थोड़ा आगे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हो, ऊर्जा का मात्रक होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स। यहाँ पे आपका वैद्युत विभव तक समाप्त हो गया, 3 चैप्टर आपके समाप्त हो गए। ठीक है, एक वीडियो में इतने रखते हैं, अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करवाते हैं। और ये सीरीज हम पूरे फेस्टिव सीजन रखेंगे, पूरे दीपावली के त्योहार रखेंगे। आप सारे फॉर्मूले रट लीजिए, सभी फॉर्मूले रट लीजिए जब तक ये त्योहार चलता है। इस त्योहार में हम फिजिक्स के सारे फॉर्मूले बता देंगे आपको 4, 5, 6 वीडियो में। ठीक है, और दीपावली के बाद आप देखते रहिए, कोई पेन चलाने की बात नहीं है, आराम से देखते रहिए फॉर्मूले। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आपको फॉर्मूले रट जाएंगे। ठीक है, ऐसा विश्वास है, 3-4 बार वीडियो को देखेंगे फॉर्मूले आपको रट जाएंगे। इससे अच्छा क्या है कि बिना कॉपी पेन चलाए और आपको पूरा फॉर्मूले रट जाते हैं तो आप त्योहार भी सेलिब्रेट कीजिए, फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कीजिए, पढ़ते भी रहिए और हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। आप सभी लोगों को फिर से प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पटाखों से दूर रहिए, प्रकाश फैलाते रहिए, अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाइए। राधे राधे।